हाय गाइस, मैं अरविंद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल सक्षम गुरुजी ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं मैं एक शानदार ट्रिक। शानदार ट्रिक का मतलब होता है कि सांख्यिकी में बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी सांख्यिकी में अच्छे नंबर कैसे लाए। अच्छे नंबर लाने के बहुत तरीके हैं, बाकी मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही खास है। साथियों, ये मेरा वीडियो सबसे पहला वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो में आपको आसानी से आपके पास पहुंचा सकूं। साथियों, इस वीडियो में खास होने वाला है, इस वीडियो में खास ये चीज़ है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी भी प्रश्नमाला का खाका। कोई भी प्रश्नमाला कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसकी ब्लूप्रिंट यदि आपको पता है तो ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप उस प्रश्नमाला को, उस चैप्टर को बहुत इजी बना सकते हो। इजी बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको ब्लूप्रिंट पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें से कैसे प्रश्न मिलेंगे, कितने नंबर के प्रश्न मिलेंगे और कितने प्रश्न मिलेंगे पूरे चैप्टर में से। तो मैं सांख्यिकी का ब्लूप्रिंट आपको मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि आपको नंबर कैसे मिलेंगे। आपको इस प्रकार मिलेंगे, एक एक नंबर के 4 प्रश्न होंगे, जो 4 नंबर होंगे, और दो दो नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 4 नंबर का 1 प्रश्न होगा, टोटल 15 नंबर होंगे और 8 प्रश्न आएंगे, यानी कि 8 प्रश्न 15 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों, क्योंकि ऐसी प्रश्नावली जो 80 मार्क्स में से 15 मार्क्स बिल्कुल एचटीज, बिल्कुल सरल तरीके से आप आसानी से 15 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही वैसे लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको समांतर माध्य, मध्यक, बहुलक और इनकी भी 3 कंडीशंस शामिल होने वाली हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं आपको वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और अपन टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी को आप जानते ही हो, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। और 9th में आपने मोटे मोटे तौर पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आपने आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ा होगा, जिसमें आपने सरल तरीके से माध्य, मध्यक और बहुलक के बारे में जान के प्राप्त की थी। मोटे मोटे तौर पर बता दूं आपको, सांख्यिकी में सबसे पहले होता है केंद्रीय प्रवृत्ति माप। केंद्रीय प्रवृत्ति माप होते हैं समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं, संख्यात्मक प्रतिनिधि होते हैं, और इन्हीं के बारे में अपन पूरा विश्लेषण करेंगे कि समांतर माध्य में से छोटा सवाल कैसा बनेगा, मध्यक में से छोटा सवाल कैसे बनेगा, बहुलक में से छोटा सवाल कैसे बनेगा और किस प्रकार से बड़ा सवाल बनेगा, कौन सा सवाल कितने नंबर के बनेंगे। इस प्रकार का पूरा विश्लेषण, पूरा बायोडाटा अपन आसानी से समझेंगे। तो लेट्स गो, अपन वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले बात आती है समांतर माध्य की। इस टॉपिक में बात करें अपन समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक, और इन सब की अलग अलग कंडीशंस होगी। समांतर माध्य क्या करेंगे तो इन 3 कंडीशनों पर विचार करेंगे। ये 3 कंडीशन, 1, 2 और 3 कंडीशन कौन सी है? जब केवल आंकड़े दिए गए हो, जब अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो, और जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता की है। ये 3 कंडीशन पर ये सवाल बनेंगे मित्रों। और मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि आसानी से मैं आपको इतना समझा दूंगा कि बिल्कुल इजी तरीके से आप एक भी नंबर बिना गंवाए आप 15 में से 15 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आप ला सकते हो। तो मित्रों, मैं आपको शुरू करता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य एक प्रकार से औसत है। जब आपको केवल आंकड़े दिए गए हो तब समांतर माध्य केवल एज ए औसत होता है। समांतर माध्य की बात करते हैं। समांतर माध्य में पहली कंडीशन की बात करें, जब केवल आंकड़े दिए गए हो, जब केवल आंकड़े दिए गए हो। अब आप कहोगे सर, जब केवल आंकड़े दिए हुए ऐसे कैसे प्रश्न बनेगा? तो बनाते हैं अपन। सपोज करो जैसे अपन को आंकड़े दिए 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से आपको आंकड़े देते और आपको कहते हैं इन आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य को जो डिनोटेट करते हैं अपन, उसको करते हैं अपन x बार से। इसका यदि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इन सबको जोड़ दो और आंकड़ों की संख्या की भाग दे दो, यानी एज औसत हुआ। औसत क्या होता है? राशियों की गुणा राशियों की संख्या।
तो यहाँ पर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इस कंडीशन में जो सूत्र होगा समांतर माध्य का वो होगा सिग्मा एक्स बटा एन। यहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा है सम यानी योग, एक्स यानी चर। जितने भी डाटा है एक्स यहाँ पर डाटा को डिनोट कर रहा है, एक्स के जितने भी मान है उनका योग, और एन यहाँ पर है आंकड़ों की संख्या। एन यहाँ पर क्या है? आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर बात करेंगे एक्स बार बराबर, इन सबको जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 20 और 12 30, 30 तो टोटल हो गया, और आंकड़ों की संख्या होगी 5। इसका जो समांतर माध्य आ गया 6। आसानी निकल गया, बिल्कुल इजी सवाल। ऐसा सवाल आएगा 1 नंबर का। ये सवाल यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल इनको संबंध में जोड़ना है और डायरेक्ट आपको 5 का भाग देना है, 6 आएगा। 6 जो भी है, ए सही, बी सही, सी सी जो भी रेट हो आपको सिर्फ टिक करना है। ये हो गया, ये सवाल आएगा 1 नंबर का। ऐसे सवाल आपको 1 नंबर में पूछे जाएंगे, ये भले आपको शॉर्ट प्रश्न पूछे या भले ऑब्जेक्टिव पूछे, ये आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। अब इसकी एक प्रोबेबिलिटी सॉल्व होगा, एक समस्या तो सॉल्व बन सकता है। वो कैसे बनेगा? सपोज करो इसी सवाल में आप उसने कह दिया कि देखिए जो आंकड़े हैं, इसी सवाल को उसने इस प्रकार मोड चेंज कर लिया। कैसे मोड चेंज किया इसने? यहां पर उसने क्या किया, एक दे दिया x, एक वैल्यू दे दी x, उसने कह दिया कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 6 है। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 6 है, उसने कह दिया। अब निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 6 है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं इन आंकड़ों का समांतर माध्य यदि 6 है तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अपन जानते हैं x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा x बटा n। अब x बार का मान कितना दे रखा है? 6। सिग्मा x मतलब आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना हो गया? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 22 और x यानी कि 22 प्लस x बट्टा आंकड़ों की संख्या 5। अब इसको वज्र गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे? 22 प्लस x बराबर 30 और x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 22 बराबर 8। हो गया आंसर। ये समस्यात्मक सवाल। समस्यात्मक सवाल का मतलब ये हुआ कि आपको एक समस्या दी गई थी सवाल में कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 6 है तो वो आंकड़ा ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ये आएगा समस्यात्मक सवाल। ये भी 1 नंबर का आ सकता है। तो पहली कंडीशन भी क्लियर होगी कि जब केवल आंकड़े दी गए हो तब आपको क्या निकालना है? केवल और केवल आंकड़ों को जोड़ना है और आंकड़ों की संख्या का भाग देना है। अब लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है जब केवल अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी हो। ये दूसरी कंडीशन है। यानी कि जब कभी दूसरी कंडीशन की बात आ जाए, यानी कि जब केवल अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दिए गए। अब बाकी सब अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े क्या चीज है? वर्गीकृत आंकड़े होते हैं जिसमें वर्ग अंतराल होता है, जैसे 0 से 10, इसमें वर्ग अंतराल है, वर्ग के बीच में अंतर है, 2 वर्ग है उसके बीच में अंतर है, उसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और अवर्गीकृत आंकड़े मतलब केवल या तो 0 मिलेगा या मिलेगा आपको 10। ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़े। ये कंडीशन आती है। तो इस कंडीशन का सवाल आपको किस प्रकार पूछा जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको एक सवाल दे दिया इसने, इस प्रकार एक सवाल दे दिया इसने,
एक्स आई एफ आई, यह एफ आई मतलब है बारंबारता। जैसे 5, 10, 15, 20 और दे दिया आपको, ये दे दिया 25, ये दे दिया आपको जैसे 2, 8, 5, 6 और 9, इस प्रकार के आंकड़े आपको दे दिए। और आपको कह दिया कि दिए गए आंकड़ों का सारणीबद्ध आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो अपने दिमाग में क्या पड़ेगा, अपने दिमाग में वो कंडीशन देगी क्या है, तो जब क्या दे रखा है आपको, जब केवल अवृत्ति के आंकड़े बारंबार दी गई हो तो अपना दिमाग केवल और केवल उसी पे ही कॉन्स्टेंट होगा। तो जब केवल अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबार दी गई हो, तब जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। वेरी शॉर्ट, इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब सूत्र में क्या चाहिए, अब अपन को अपने हिसाब से नहीं चलना है, अब आपको चलना है सूत्र के हिसाब से। सूत्र में क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई यानी एफ और एक्स आई की गुणा और फिर उनका सम, जितनी भी एफ आई और एक्स आई की वैल्यू होगी उन सबका योग। इस एफ आई एक्स आई का योग करने के सबसे पहले आपको निकालना है एफ आई एक्स आई की गुणा। अपने पास एफ आई है, एक्स आई है, एक्स आई मतलब होता है चर, जितने भी डाटा दे रखे हैं। एफ आई का होता है बारंबारता, यानी कि जो चर 5 है वो 2 बार आया है, चर 10 है जो 8 बार आया है, चर 15 है जो 5 बार आया है, 20 है 6 बार आया है और 25 9 बार आया है। तो आपको सबसे पहले आंकड़ों का एफ आई और एक्स की गुणा करनी है। तो बोलो एफ आई एक्स आई, एफ और एक्स की गुणा, एफ आई एक्स की मतलब क्या हुआ, एफ और एक्स की गुणा। एफ और एक्स की गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 10, 80, 15 75, 20 और 6 हो गया 120 और 25 और 9 किया तो 225। यह आ गया एफ आई एक्स आई। अब आपको सूत्र में क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का योग। तो अपन को क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का योग ज्ञात करना है। इधर आपको करना है सिग्मा एफ आई। तो आप सबसे पहले कोष्टक में रखोगे, आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग, सिग्मा एफ आई। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। कोष्टक के अंदर अपन ये बात करना है कि जो वैल्यू की इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स का मान क्या होगा, 80, 5, 5 और 10, 0, 1, 2, 8 और 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 1 हासिल की 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 10 योग है इनका योग। अब इनका योग ज्ञात करें अपन, 2 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30। वेरी सिंपल। एक्स बार समांतर माध्य। अब सूत्र में क्या चाहिए आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स मतलब जितनी भी एफ आई एक्स आई के मान है उनका सबका योग, उन सबका योग कितना आया 510 और एफ आई योग कितना आया 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स बार बार कितना हो जाएंगे 51/3 और 51 3 का भाग गया तो 17। वेरी सिंपल। ये सवाल आएगा 2 नंबर में। अब सर आप होंगे सर बिल्कुल आप इजी हुआ है। तो अरे इजी मतलब ये हुआ कि आपको सूत्र में देखना है कि सूत्र में आपको चाहिए क्या। सूत्र में चाहिए था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई अपन पता है, सिग्मा एफ आई एक्स अपन ने निकाल दिया पहले, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एफ आई एक्स का योग। और जो अपन एफ आई एक्स का योग निकाल दिया और एफ आई का योग निकलते ही अपन इसमें मान पुट किया और निकल गया आपको 17। अब इसमें भी समस्या तो सवाल बन सकता है। अब वो कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। अब इसमें समस्या तो सवाल कैसे बनेगा, अपन बात करते हैं मोटे तौर पे बात करते हैं, क्योंकि समस्या तो सवाल पे हमेशा मोटे तौर पे बात आएगी। अपन मोटे तौर पे कैसे बात करेंगे कि इसमें से समस्या तो सवाल कैसे बनेगा।
अपने दिमाग में मिल गया अपने पास कि सर इसमें समस्या सवाल बनेगा कैसे। इसमें समस्या सवाल ऐसा बनेगा कि सपोज करो यहाँ 5 है और अपन ने कर दिया यहाँ पर x, यहाँ 5 था और अपन ने कर दिया x, और उसने पहले कह दिया कि इसका जो समांतर माध्य है वो कितना है, 17 है। कैसे देखो, कैसे दिया, प्रश्न में दे दिया कि दिए गए सारणीबद्ध आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है। तो अपन को पता ही दे दिया क्या दे रखा है, x बराबर 17। और अब अपन को ध्यान रखना आंकड़े किस प्रकार दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता। अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता होता है तब अपने हिसाब से समांतर माध्य कितना होता है, समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब अपने पास एक्स बार दे रखा है, एक्स बार कितना 17, बाकी अपने हिसाब से पहले समांतर माध्य ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई बराबर 17 हो गया। तो अपने हिसाब से पहले सिग्मा एफ आई एक्स का मान ज्ञात करो, सिग्मा एफ आई एक्स का मान ज्ञात करो पहले। इसके लिए आपको चाहिए पहले एफ आई एक्स आई, एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा 10, 80, 15x 120 और वो 225। अब इसको आप जोड़ दो, जोड़ने पे क्या आएगा, इसको भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो। जोड़ने समय आप इस पर लिख दो, इनको जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा 8 और 2 10, 30 आया था, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। तो सिग्मा एफ आई का मान आ गया 25 प्लस एक्स, सिंपल सी बात। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना हो गया 90, 90 और 20 110, 110 और 100 210, 210 और 200, 210 और 25 कर दो 235, 235 435, 435 प्लस 15x, 435 प्लस 15x, 435 प्लस 15x। और मान इसमें रख दो आप, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 435 प्लस 15x बट्टा 25 प्लस x बराबर 17। अब मान पुट कर दो इसके अंदर, इसका मान मिल जाएगा आपको 435 प्लस 15x बट्टा 25x बराबर 17। अब इसकी वजह गुणा कर दो तो 435 प्लस 15x बराबर 17 को 25 से गुणा किया तो 85, 17 दूना 34, 34 और 8 ये हो जाएंगे 34 और 8 42, 34 और 8 42 प्लस 17x। इसको काटो आप, 435 माइनस 425 ये हो जाएंगे 17x माइनस 15x, इधर हो गया अपने पास 2x, इधर होंगे 10, x का मान कितना आ जाएगा 10 बट्टे 2 5, और x का मान 5 आया था अपने पास। ये समस्यात्मक सवाल, ये समस्यात्मक सवाल आपको मिलेगा 2 नंबर का, 3 नंबर का भी मिल सकता है। इस प्रकार से आपके समस्यात्मक सवाल बनेंगे जिसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। समांतर माध्य दे रखा होगा और समांतर माध्य देने के बाद में आपको अज्ञात पद आपको दे रखा, अज्ञात पद का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये होता है समस्यात्मक सवाल जो आपको किसी वीडियो में नहीं बताया जाता है।
आपको वीडियो में बताया जाएगा केवल और केवल समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। ये समस्यात्मक सवाल आपको किसी वीडियो में नहीं बताया जाता है, इसलिए आपको मैंने इस पहली बार इस वीडियो में मैंने पहला वीडियो है मेरा ये, और पहले वीडियो में आपने मेरे के अनुरोध पर और आपके कहने पर मैंने देखा कमेंट्स, मैंने बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स देखे, तो मैंने देखा कि समस्या सवाल नहीं बता रहे और लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं समस्या सवाल बताओ आप, इसलिए मैंने समस्या सवाल को अपने वीडियो में इंक्लूड किया है और समस्या सवाल पे आपने काम किया है। तो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको सबको पसंद आया है और आप जल्दी से जल्दी और वीडियो के सब्सक्राइब बटन पर आप जाए और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि मेरे जितने भी बोर्ड सीरीज आने वाली जो बोर्ड सीरीज हैं वो आपको आसानी से आपके तक पहुंच सके। साथियों, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास समांतर माध्य का नेक्स्ट टॉपिक है। अभी समांतर माध्य खत्म नहीं हुआ है, समांतर माध्य का नेक्स्ट टॉपिक यानी तीसरी शर्त। पहली शर्त होगी जब केवल आंकड़े दे रखे हो, दूसरी शर्त होगी जब केवल अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो। अब इसमें भी आपको एक कंडीशन और बता दूं मैं आपको, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें लंबे टॉपिक है और वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपकी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और आपको बहुत ही मजा आने वाला है और मजे मजे में आपको ऐसे सवाल करेंगे ताकि आपको बोर्ड में 15 नंबर वक्त रखते हैं सब। 15 नंबर का मतलब होता है 15%, 100 में से 15 मतलब 15%। एक बता दूं मैं आपको, यदि एक कंडीशन आपको मिलती है, कैसे मिलेगी? यदि आपको बहुत सारे आंकड़े इस प्रकार दे दे आपको, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 2 3 4 1 5 4 3 2 1 5 3, ऐसे आपको आंकड़े मिल जाते हैं बहुत सारे, 7 5 1 3 2 3 4 5, इस प्रकार के आंकड़े आपको मिल जाते हैं। सपोज करो और आपको कह दे कि समांतर माध्य ज्ञात करो, तो आपको हमेशा केवल अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता वाले सवाल से ही करना है, क्योंकि आपको इतने आंकड़े जोड़ने बहुत दिक्कत आएगी। ये तो छोटे आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 तो छोटे आंकड़े, ये आंकड़े यदि बड़े हो जाते हैं तो आपको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको हमेशा अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता से ही करना है। इस कंडीशन सवाल को बारंबारता से करना है, इसको बारंबारता का रूप बनाना है। कैसे बनाओगे आप इसको? अवर्गीकृत आंकड़े बारंबारता रूप क्यों बनाओगे, इसका भी मैं कंसेप्ट बता देता हूं आपको कि अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता का रूप कब बनाओगे आप सवाल को, और वर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता रूप कब बनाओगे आप। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, देखो सबसे पहले ये देखो आप कि बारंबारता वाला कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे अपन, जब आंकड़े दे रखे हो केवल, और आपको बारंबारता कब बनाओगे आप, उसको बारंबारता वाला सवाल कब बनाओगे। तो एक ही कंडीशन में आपको बारंबारता वाला सवाल बनाना है, जब आपको डाटा की संख्या बहुत ज्यादा दे रखी है। डाटा बहुत ज्यादा है तो आपको हमेशा, इसमें डाटा बहुत ज्यादा है तो आपको हमेशा इसको बारंबारता से करना है। आपको दिमाग बिठा दो कि आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है तो आपको उसको बारंबारता से करना है। अब आता है कि उसको वर्गीकृत बनाए या अवर्गीकृत बनाए, उसको वर्गीकृत आंकड़ों में कन्वर्ट करें या अवर्गीकृत आंकड़ों में कन्वर्ट करें, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या हो गया अपने पास कि आंकड़े बहुत ज्यादा है तो आपको बारंबारता से ही करना है उसको सवाल को, भले वो कंडीशन आपको केवल आंकड़े दिए गए हो, क्योंकि इससे आपको आंकड़े दिए गए हैं और आपको यदि आपने आंकड़ों की बड़ा आंकड़ों की संख्या से कर लिया तो आपको आंकड़े जोड़ने में, आपको डाटा जोड़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो छोटे आंकड़े आप छोड़ दोगे, बाकी बड़े आंकड़े आते हैं तो आप उसको जोड़ नहीं पाओगे और आपके सवाल अपने से गलत हो जाएगा। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी डाटा की संख्या बहुत ज्यादा मिले, आपको आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना, हमेशा आपको बारंबारता से ही करना है। तो बारंबारता कैसे कर देते हैं मैंने आपको कि आपको यदि आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा दे रखी है तो आपको हमेशा पहले बारंबारता में शो करना, अपने दिमाग में बिठा दो, उसको बारंबारता से ही करना है। दूसरी बात, उसको वर्गीकृत में करें या वर्गीकृत में करें। यदि आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है तो बारंबारता में करना है उसको। अब देख लो कि आंकड़ों की संख्या है तो बहुत ज्यादा है, बाकी उसके प्रकार कम है। इसमें कितने प्रकार आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और मुश्किल से आपको 6-7 प्रकार के आंकड़े आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब मुश्किल से 6-4 कॉलम बनेंगे, 6 या 7 कॉलम बन सकते हैं, वो आसानी से अपन इसको सारणीबद्ध कर सकते हैं। तो जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और प्रकार कम है तब तो बनाएंगे अपन अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता का रूप देंगे, और आंकड़ों की संख्या ज्यादा है और प्रकार भी ज्यादा है तब उसको बनाएंगे वर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता।
इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा आगे में। तो इस प्रश्न को अपन यदि करें, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एक्स आई इधर लेंगे एफ आई। अब आंकड़े कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इस प्रकार से। अब इसको कैसे बनाएंगे अपन कि एक जो आंकड़ा है वो कितनी बार है, 1 2 नेक्स्ट में किया अपन है 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार 3 2 कितनी बार आया 1 2 3, इस प्रकार इसको 4 बार आया है। तो अपन इस प्रकार से इसको वर्गीकृत आंकड़े सॉरी अवर्गीकृत आंकड़े और 12 बार तक रूप देंगे, उसके बाद इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आती है तीसरी कंडीशन। उससे पहले मैं आपको तीसरी कंडीशन बताने से पहले जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई, इस प्रकार का सवाल आपको पास मिल जाता है। उस सवाल को अपन किस प्रकार से करेंगे, जब आपको वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता मिल जाती है, इस प्रकार के सवाल को आप कैसे करोगे। तो इस सवाल अपना किस प्रकार मिलेगा, सपोज करो आप देख रहे थे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार के आंकड़े आपको चाहते हैं। ये बारंबार था एफ आई, ये सवाल आपको मिल जाता है। वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दी गई है, बारंबारता सपोज करो आपको दे दी 5 6 2 4 8 और 5 13 13 और 7 1, इस प्रकार के आपको सवाल बारंबारता दे दिए, इस प्रकार का आपको सवाल दे दिया है। इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना समांतर माध्य की कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि बड़े आंकड़े वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो, दोनों कंडीशन में उसका सूत्र एक ही लगेगा, क्योंकि आपको बड़े आंकड़े वर्गीकृत हो अवर्गीकृत हो, आपको चर तो ज्ञात करना ही है। चर मतलब एक्स, एक्स है तो आपको ज्ञात करना ही है। यहाँ पर वर्ग अंतराल की कंडीशन में एक्स क्या होगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोलेंगे एक्स को। तो इसका जो सूत्र होगा, सूत्र वही होगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र रहेगा। तो आपको क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई। अब एक्स आई जिसमें दे नहीं रखा है अपने पास, अपने दिमाग में आएगा ना कि एफ आई से दे रखा है पर एक्स आई नहीं दे रखा है। एक्स आई मतलब होता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह कैसे लगाओगे आप, दोनों लिमिट को जोड़ दो, ये लिमिट ऑफ लिमिट, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, यानी कि निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, ये आ गया वर्ग चिन्ह। तब कैसे जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ा अपन ने, तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है, जिसको बोलते हैं अपन वर्ग चिन्ह, जिसको बोलते हैं अपन एक्स आई, जिसको बोलेंगे अपन एक्स आई, ये एक्स आई वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करोगे आप, इसका निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 0 और 10 कितना हुआ, 2 5 सॉरी 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 और 20 कितने हुए 30, 30 में भाग गया 15, 20 और 30 कितने हुए 50, फिर दिया 5 बार 25, ये कितने 70, ये 35। अब यार आपको एक शॉर्ट टिप बता दो इसके में, आपको देखना है कि समान वर्ग अंतराल में है, समान वर्ग अंतराल में वही सवाल फिक्स, तो आपको पहली कंडीशन का ही आपको वर्ग चिन्ह निकालना, उसके बाद में जितना भी वर्ग अंतराल के जोड़ते जाओ। जैसे पहला वर्ग चिन्ह निकाल दिया अपने 5, अब अंतराल कितने का 10 का है,
तो आप क्या करोगे, 10 इसमें जोड़ दे जाऊंगा आगे। 5 में 10 जुड़ा 15, 15 में 10 जुड़ा 25, 25 10 जुड़ा 35। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसानी से आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हो। वर्ग चिन्ह क्या होगा, एक्स आई। क्योंकि अपन को एक्स आई क्यों निकाला, क्योंकि सूत्र में आपको एक्स आई सी, क्योंकि समांतर माध्य निकालते समय भले आंकड़े वर्गीकृत हो और भले आंकड़े भले अवर्गीकृत हो, आपको हमेशा एक्स आई तो चाहिए, क्योंकि सूत्र में से ही है। अब अपन को निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसके लिए आपको चाहिए एफ आई एक्स आई। सिंपल सी बात है, एफ आई एक्स आई निकाल दो आप। एफ आई क्या है, 5, एक्स आई कितना है 5, 25, ये कितने हो जाएंगे 15 6 90, 25 दूने 50, 7 5 35, 7 21, 21 और 3 24, 245। अब आपको सूत्र में क्या चाहिए, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जब भी आप लिखोगे ना ऐसी चीजें, तब आपको कोष्टक में ऐसे लिखना है, ऐसे कोष्टक में कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना होगा, सिग्मा एफ आई का मान कितना होगा। ये आपको नंबर लाने का आसान तरीका है, ये आपको लिखना है, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान इसमें लिखोगे, कोष्टक में आप यदि मान से लिख दिया, हो सकता है आपके फॉर्मूले में आपने गलत जवाब दे दिया या गलत पुट कर लिया, तो भी एग्जाम में ये समझेगा कि बच्चे ने यहां लिखा है। तो इसका मतलब होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का आपको मान इस कोष्टक में लिखना है और कोष्टक के मान लिखने के बाद इसमें पुट करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात कर दो। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना मिलेगा आपको, वो देखते हैं अपन यहां। 5 और 5 0, 1 3, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 4 21, हासिल की 2, 2 और 2 4, 410। अब आपको मिलने वाला है एफ आई, सिग्मा एफ आई चाहिए आपको। सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई की जितनी भी वैल्यू उसका योग, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20। एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया। अब मान क्या रखना है आपको, सिग्मा एफ आई मान कितना है 410, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 20। अब इसमें मान रखो आप, एक्स बार का मान कितना हो जाएगा 410 बट्टा 20, 0 0 कैंसल, एक्स बार का मान कितना आ गया 41 बट्टा 2, और 41 का मतलब कितना हो गया 2 का भाग 2 में 1 बार, 20.5। ये मिलके आपको समांतर माध्य, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसानी से अपने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। ये आ गया आपके सवाल 3 नंबर का। 4 नंबर में आ सकते हैं सवाल। अब टॉपिक आता है कि अपने तीनों कंडीशन ज्ञात कर दी, जब केवल आंकड़े दे रखे हैं, अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो वो भी कर लिया अपने, जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो वो भी कर लिया। अपना पूरा तीनों का एक सार अपने पास किया हुआ कि जब भी अपन को समांतर माध्य ज्ञात करना, भले सवाल कैसा भी दे रखा है, आपको सबसे पहले चाहिए चर। आपके पास में चर नहीं है, एक्स का मान नहीं है, तब तक आप समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। अब इस समांतर माध्य का दोनों कंडीशन, जो वर्गीकृत आंकड़े और भले अवर्गीकृत आंकड़े, उन दोनों कंडीशन की स्थिति में आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि कल्पित माध्य मानकर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें, सवाल भले इस कंडीशन देगा और सवाल भले वर्गीकृत भले अवर्गीकृत आंकड़ों देगा और भले वर्गीकृत आंकड़ों देगा, क्योंकि आपको वर्ग चिन्ह तो पहले निकालनी है, एक्स है तो निकालना ही है, क्योंकि कल्पित माध्य हमेशा एक्स में से ही लेना है। तो गाइस आगे बढ़ते अपन, इसी सवाल को अपन कल्पित माध्य से लेते हैं। इसी सवाल को अपन कल्पित माध्य से करते हैं कि कल्पित माध्य मानकर टॉपिक क्या हो गया अपने पास, कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना। गाइस एक बार मैं आपको पुनः कह देता हूं, पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हार्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा पहला वीडियो है,
मैं आपके ढेर सारे प्यार की आशा रखता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से, आगे आने वाले वीडियो माध्यम से मैं आपको सॉल्व कर सकूं, ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। और मैं आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि बोर्ड में कैसे पेपर को टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पहले हल करने हैं, ताकि आपको आसानी से, अब जितनी भी बोर्ड सीरीज अपनी चलेगी अब उसमें आपको सबकी बोर्ड परीक्षा में ब्लूप्रिंट आपको बताई जाएगी कि उसमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, और जो भी वीडियो देखो आप उसको एंड तक देखना है, क्योंकि आपको जो भी बताया जाएगा ऐसी विधि किसी नहीं बताएगी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताई जाएगी। और जितनी भी सवाल देखे अपने बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्ट विधि से अपने शॉर्ट विधि से अपने इसको इतने बड़े सवालों को अपन हल कर दिया है। अब अपन बात करते हैं कल्पित माध्य मान का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। तो इसी सवाल को अपन लेते हैं और कल्पित माध्य मान का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो गाइस, कल्पित माध्य मान का समांतर माध्य ज्ञात करने की जानना आपको वर्क तो चाहिए भाई, क्योंकि एक्स तो चाहिए, क्योंकि सूत्र तो पहले कल्पित माध्य मान के समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, जहां डी आई का जो मान है, डी आई जो है वो है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, ये क्या है यहां पर? कल्पित माध्य। ए यहां पर क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब कल्पना करनी है, अपन को इमेजिन करना है, अपन को माध्य पहले इमेजिन करना है, वो माध्य नहीं होगा, अपन को पहले कल्पना करिए उस माध्यम की। और कल्पित माध्य जो भी मानोगे वो हमेशा एक्स आई में से ही मानोगे। तो सवाल आपको इतना सवाल दे दिया, आपको सपोज करो और कह दिया कि भी कल्पित माध्य मान का समांतर माध्य क्या करो, तो सबसे पहले अपनी ड्यूटी बनेगी आपको पहले एक्स आई निकालना है। क्यों एक्स आई क्यों निकालना है? क्योंकि कल्पित माध्य मानना है, कल्पित माध्य हमेशा एक्स आई में से ही माना जाएगा, इसलिए आपको सबसे पहले एक्स आई निकालना है। तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट अपने पास मिल गया कि जब भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको एक्स आई तो चाहिए। मध्यक बोलों की बात नहीं करें, मध्यक बोलों में तो किस कंडीशन में चाहिएगा, किस कंडीशन में नहीं चाहिएगा। बाकी समांतर माध्य में तो आपको यदि कल्पित माध्य मानकर करना है, या भले आप वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, भले वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, आपको कोई भी कंडीशन दे रखी हो, आपको हमेशा एक ही दिमाग में रखना अपने दिमाग में कि मुझे तो कल्पित माध्य मानकर करना है, चाहे वर्गीकृत आंकड़े हैं चाहे अवर्गीकृत आंकड़े हैं, भले कैसे भी कंडीशन आपने पास मिल गई है, मुझे तो एक्स ज्ञात करना है। एक्स नहीं दे रखा है तो सबसे पहले एक्स ज्ञात करना है। एक्स किस में नहीं दे रखा आपको? वर्ग अंतराल वाले सवालों में आपको एक्स नहीं दे रखा होगा। राइट, कंप्लीट, क्लियर हो गया आपके? अब अपन बात करते हैं, इतना सा आपको सवाल दे रखा होगा और ये आपको आगे की बात है। आपको उसने कह दिया कल्पित, सवाल दे दिया आपको इतना सा और कह दिया आपको कि कल्पित माध्य मानकर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। ये सवाल दे रखा है इतना सा और कह दिया आपको कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले ड्यूटी क्या होगी अपने पास? एक्स आई ज्ञात करना, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। वर्ग चिन्ह ज्ञात करना मैंने बता दिया पहले आपको, और साथ में वर्ग चिन्ह ज्ञात भी कर लिया। यह तो काम खत्म हो गया। अब सूत्र में देखो, आप सूत्र में क्या चाहिए आपको? ए कल्पित माध्य मानेंगे, मिल जाएगा, ये कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई कठिनाई नहीं। उसके बाद में सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा एफ आई यहां से मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल सही। देखो, जब भी कोई प्रश्न आप गणित के हल करते हो सबसे पहले आपको सूत्र देखना है, सूत्र में आपको क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पहले चाहिए, फिर आपको ये देखना है कि क्या क्या आपको दे रखा है और कौन सी चीज आपको ज्ञात करनी है। तो सूत्र में आपको ये तो पहले से मिल जाएगा, यहाँ से कल्पित माध्य मानेंगे, सिग्मा एफ आई आपको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि आपको बार बार पहले दे रखी है। अब आपको चाहिए एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए डी आई, और डी आई का मान क्या है? एक्स आई माइनस ए। ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको पहले चाहिए डी आई। डी आई का मान कितना है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए निकाल दो, एक्स आई माइनस ए डी आई। डी आई तो सबसे पहले आपको ये मानना है, तो ये मानेंगे, माना कल्पित माध्य बराबर 25 है। कल्पित माध्य बराबर 25, ये बराबर क्या होगा? 25।
ए बराबर कितना हो गया 25, कल्पित माध्य कितना मान लिया 25। अब बी ए का मान ज्ञात करना है। बी ए मतलब क्या है, एक्स की जितनी वैल्यू उसमें से आपको कल्पित माध्य घटाना है। तो 5 में 25 गए तो माइनस के 20, 15 में से 25 गए तो माइनस के 10, 25 में 25 गए 0, ये हो गया 10। अब सूत्र में क्या चाहिए आपको, एफ आई डी आई। अभी भी सूत्र में क्या चाहिए आपको, एफ आई डी आई, यानी एफ और डी की गुणा, एफ आई डी आई, एफ और डी की गुणा। एफ का है ये रहा, डी का है ये रहा, गुणा कितनी होगी 100, माइनस के ये माइनस के 100 हो गए, माइनस के 60, 0 और 70, ये हो गया एफ आई डी आई। अब अपन को सूत्र में क्या चाहिए, एक्स बार, ए का मान कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई मतलब इनका योग पूरे का, इसका योग, एफ आई डी आई मतलब इसका योग। तो सिग्मा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का योग कितना है, देखो माइनस के कितने 160 और प्लस के कितने 70, ये हो गया माइनस के 90। और इसका मान कितना आ गया 5 और 6 11, 11 2 13, 13 और 7 20। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो x बार का मान कितना हो जाएगा 25, तो कल्पित माध्य सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी का मान है माइनस के 90, तो माइनस के 3 पहले प्लस माइनस 7 में आ रहा है, तो आप माइनस को कितने कर देंगे, पोस्ट में देंगे। फिर सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान कितना 20, कोष्टक खोल दो, x बार बराबर 1 0 0 कैंसिल, 25 माइनस 9/2, एक्स बार बराबर 25 माइनस 9/2 कितना हो गया 4.5, और 25 में से 4 पॉइंट गए 5, ये बचेगा 20.5, 20.5, ये हो गया अपना समांतर माध्य। इस प्रकार से अपन को समांतर माध्य ज्ञात करना है, और समांतर माध्य अपन ने ज्ञात भी कर लिया। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से अपन समांतर माध्य ज्ञात किया। वो किसका मान किया अपन, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य समांतर माध्य नहीं है, कल्पित माध्य मानकर अपन ने समांतर माध्य ज्ञात किया है। तो समांतर माध्य कितना है अपने पास 20.5। तो समांतर माध्य भले आंकड़े दे रखे हो और वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, वर्गीकृत आंकड़े दिख रहे हो, और भले ही आपको कल्पित माध्य मानकर करना है, आपको हमेशा x तो निकालना ही है। तो मेरे हिसाब से आपको एक कल्पित माध्य मानकर और वर्गीकृत आंकड़े मानकर, वर्गीकृत आंकड़े मानकर आपको समांतर माध्य बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो गया, बिल्कुल समांतर और बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको शो किया है। फिर भी आपको कोई तकलीफ होती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको इसके अतिरिक्त आपको और वीडियो में डाल सकूँ। हो सकता मैं आपके कमेंट्स में आपका सॉल्यूशन में आपको सेट कर सकूँ, हो सकता मैं लिंक में आप ये वो सवाल डाल दूँ। तो आप अपने कमेंट्स मुझे दें कि मैं आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, या समझ में नहीं आया किस प्रकार से। कोई अगर आपको समझ नहीं आया तो सब मुझे बताए कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आगे आने वाली वीडियो में इसको मैं और भी इंक्लूड कर सकूँ। ठीक है, जस्ट गाइस अपन बात करते हैं आगे मध्यक। समांतर माध्य पूरा खत्म हो गया है। समांतर माध्य में अपन समस्या में समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है समांतर माध्य में मित्रों समस्यात्मक सवाल, क्योंकि इजी सवाल हर कोई इंक्लूड कर सकता है, बाकी समस्यात्मक सवाल अपने वीडियो में कोई इंक्लूड नहीं करता है। मैंने समस्या सवाल पर बिल्कुल काम किया है, समस्या सवाल को इंक्लूड किया है, क्योंकि बच्चे समस्या सवाल पे आते हैं और वहां अटक जाते हैं, क्योंकि समांतर माध्य निकालना आता है। जब आंकड़े दे दिए उसको समांतर माध्य निकालना आता है, बाकी समस्यात्मक सवाल इसको नहीं आते हैं। तो मैंने आपको जब आंकड़े दे रखे हैं तभी समस्या सवाल दिया था अपने, और जब केवल अवर्कित आंकड़े लेके उस समय आपको मैंने समस्या सवाल दिया था। तो बिल्कुल समस्या पर आप गौर करें, समस्या सवाल बिल्कुल परीक्षा में आता है 100%। अब हम बात करते हैं मध्यक की। मध्यक क्या है? मध्यक समांतर माध्य का ऑथेंटिक रूप है, क्योंकि समांतर माध्य कई बार अलग अलग बहुत ही ज्यादा डाटा होते हैं, तो समांतर माध्य विश्वसनीय नहीं है। तो समांतर माध्य विश्वसनीय नहीं है, तो
तो उस पर उस समय जो विश्वसनीयता आती है वो आती है मध्यक की। मध्यक को अंग्रेजी में कहते हैं, दूसरी कंडीशन है आता है मध्यक। मध्यक, और मध्यक को अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। वही अपन जनरल भाषा में मीन मोड मीडियन, बाकी मीडियन को अपन क्या लिया है, पहले लिया है। मोड को पहले नहीं लिया मैंने, मीडियन को लिया। अब सर सीधी सी बात है, सर कैसा मीडियन में वो मीडियन में भी वही कंडीशन चलेगी जो समांतर माध्यम चली, वही केवल डाटा दे रखे हैं। जब आपको केवल अवर्गीकृत आंकड़े बारंबारता दे रखी है और वर्गीकृत और बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहली कंडीशन है जब केवल आंकड़े दिए गए। अब इसमें समांतर माध्यम जैसा नहीं है, इसमें दो कंडीशन, इसमें दो कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन रहेगी जब आंकड़ों की संख्या, आंकड़े दे रखे होंगे, आंकड़ों की संख्या सम हो, आंकड़ों की संख्या विषम हो। पहले आंकड़ों की संख्या विषम। सबसे पहले बात होगी जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, उस स्थिति में बात होगी। तो विषम और स्थिति, विषम संख्या और असम संख्या बारे में आपको पता है। विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 या कोई भी संख्या जिसका नंबर इकाई का नंबर जो यूनिट नंबर है वो इस संख्या से शुरू होता है। और सम संख्या होती है 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी संख्या होती है वो इस नंबर से शुरू होती है, वो होती है सम संख्या। तो जब केवल आंकड़े देखे हो, इसमें भी दो कंडीशन है मध्य ज्ञात करते समय कि जब आंकड़ों की संख्या विषम हो और आंकड़ों की संख्या सम। अब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो कंडीशन क्या रहेगी, और आंकड़ों की संख्या सम होगी तो कंडीशन क्या है। यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तब जो मध्यक होता है, मध्यक को m से डिनोटेट करते हैं, वो होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद, जहां n क्या है, n है पदों की संख्या, पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। कोई बात, आंकड़ों की संख्या को, पदों की संख्या को, बात एक ही है। पद कितने हैं या आंकड़े कितने हैं। n+1/2 पद जो होगा, यानी n+1/2 पद के जो मान होगा वो क्या होगा, मध्यक होगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका। जैसे सपोज करो दे दिया आपको 1, 7, 5, 4, 6, 9 इस प्रकार से अपने पास नंबर दे दिए, एक दे दिया 8। इन आंकड़ों का आपको मध्यक ज्ञात करना है। तो देखो पहले आंकड़े कैसे हैं, विषम है, तो अपने दिमाग में ये पाएगा कि आंकड़ों की, पहले देखो कंडीशन कौन सी है। पहले कंडीशन है केवल आंकड़े दे रखे हैं। अपनी मेन कंडीशन कौन सी है, जब केवल आंकड़े दिए गए। तो आंकड़े दिए गए, सबसे पहले कंडीशन कौन सी हुई, जब केवल आंकड़े दिए गए हो। अब आंकड़े दिए गए, उसमें भी कौन सी कंडीशन है अपने पास, जब आंकड़ों की संख्या सम हो और आंकड़ों की संख्या विषम हो। तो अपने पास कंडीशन हुआ यहां से अपने पास कि आंकड़ों की संख्या कैसी मिल रही है आपको, विषम। क्यों, यहां पर n बराबर कितना आ रहा है, 7, जो क्या है, विषम। आंकड़ों की संख्या कितनी मिल गई, विषम। n बराबर n का मान 7 आ रहा है, इसका मतलब आंकड़ों की संख्या क्या मिल गई आपको, विषम। तो अब जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो मध्यक क्या होता है, आपको पता है, ऊपर सूत्र लिखा हुआ है। तो जो मध्यक होगा वो होगा n+1/2 पद, यानी n का मान कितना है, 7, 7+1/2 पद। उससे पहले आपको एक ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इन जितने भी नंबर हैं उनको आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में जमाना, यानी बढ़ते क्रम में जमाना। सबसे पहले इस सूत्र को हल करते समय सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम जमाना है। तो मैं यहां बढ़ते क्रम में जमा देता हूं।
पहले नहीं जमा कर मैंने बढ़ते क्रम में यहाँ जमा देता हूँ, यहाँ जमा देते सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9। ये बढ़ते क्रम अपन जमा दिया। तो जो मध्य का आएगा वो क्या आएगा 8/2वां पद। 8/2 मतलब 4वां पद, और 4वां पद का मान कितना है, चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4 6। तो जो m का मान होगा वो कितना हो जाएगा 6। बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। तो मध्य कितना है 6। यानी कि जब आपको मध्य निकालना है और आंकड़ों की संख्या आपको विषम दे रखी है, भले आपको विषम दे रखी है, भले विषम दे रखी है, जब केवल आंकड़े दे रखे हो तब आपको सबसे पहले मध्य ज्ञात करते समय आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमाना है। बाकी यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको किसी वीडियो में बताया जाएगा, वो आपको कोई नहीं बताता है। जब भी जानना मध्य ज्ञात करते समय कोई भी आंकड़ा रिपीट हो जाता है, जैसे प्रकार समांतर माध्यम में देखा था अपन ने, समांतर माध्यम में आंकड़ा रिपीट होता है तो आंकड़ों संख्या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी मध्य पे धारणा, यदि इस 7 आंकड़ों में कोई आंकड़ा, एक आंकड़ा भी यदि रिपीट हो जाता तो अपन उसको बारंबारता से करेंगे, ठीक से। यदि आपने बारंबारता से नहीं किया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो अपने दिमाग में बिठा दो कि जब भी कोई आंकड़ा, एक भी आंकड़ा यदि रिपीट होता है और आपको कहता है वृद्धि निकालो, केवल आंकड़े दे रखे हैं और आंकड़ा रिपीट भी हो रहा है, तो आपको ध्यान से रखना हमेशा उसको बारंबारता से करना है। उसको पहले बारंबारता, अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता के रूप में चेंज करना है प्रश्न को, फिर अपन उसको बारंबार से करना, जो आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा आपको। ये हो गया अपने पास। अब आता है आंकड़ों की संख्या सम। आंकड़ों की संख्या सम। सबसे पहले विषम देख ली, अब सम देख लेते हैं। सम देख रहा है अपने पास, उस समय जो मध्यक होगा, मध्य का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टा 2। ये सूत्र है। यहां पर वही n आंकड़ों की संख्या, यहां पर भी क्या होगा, n का मतलब क्या होगा, आंकड़ों की संख्या, n/2वां पद यानी 2वें पद का मान, और n/2 प्लस 1वां पद बट्टा 2 करना है। एग्जांपल लेते हैं अपन इसका। एग्जांपल क्या होगा, जैसे अपन ने आंकड़े ले लिए 2 4 8 6 1 5 10 और एक ले लिया मैंने 7। इस प्रकार के आंकड़े ले लिए। तो यहां देखो आंकड़ों संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंकड़ों संख्या क्या होगी, n बराबर 8, जो क्या है सम। तो अपने दिमाग में क्या आएगा, आंकड़े दे रखे हैं केवल और आंकड़ों की संख्या कौन सी है, सम है। तो अपने दिमाग में ये आएगा कि आंकड़ों की संख्या सम है, तो सूत्र कौन सा होगा, n/2। ये सूत्र दिमाग में आना चाहिए। ये सूत्र दिमाग में आ गया अपने पास, पहले कंडीशन दिमाग में आ गई कि केवल आंकड़े दे रखे हैं, और आंकड़े दे रखे उसके साथ में आंकड़े कैसे हैं, सम है। तो अपने दिमाग में ये कंडीशन आएगी। तो जब भी आपको केवल आंकड़े दे रखे हो तो सबसे पहले आंकड़ों की संख्या बचाओ, आंकड़ों की संख्या कितनी है, उसके बाद आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमा दो। तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमा दिया मैंने। बढ़ते क्रम जमाओ। सबसे पहले 1 2 4 5 6 7 8 और 10, ये अपने बढ़ते क्रम में जमा दिए। अब वही सूत्र लगा दो। सूत्र क्या है, मध्य का वही है, n का मान कितना हो जाएगा, n/2, n का मान कितना है 8 बट्टा 2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद
और बट्टा 2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या आएगा, m बराबर 8/2 यानी चौथा पद प्लस 5वां पद बट्टा 2। 8/2 4 प्लस 5वां पद, तो m का मान आएगा, चौथे पद का मान कितना है, 1 2 3 4, चौथे पद का मान 6, चौथे पद का मान कितना है 5, और पांचवें पद का मान कितना है 6/2। m का मान 11/2, m का मान आ जाएगा 5.5। ये हो गया मध्यक, आसानी से हो गया। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि समस्यात्मक सवालों में ध्यान रखना, समस्यात्मक सवाल इस प्रकार जो कंडीशन होती है उसमें समस्यात्मक सवाल बहुत ही कम बनते हैं, बनते तो है, ऐसा कोई बात नहीं कि बनते हैं, बाकी ऐसे समस्या सवाल बहुत ही कम बनते हैं, क्योंकि उसमें समस्या सवाल में एक तरह आता है कि जैसे इसमें x दे दिया, अपन सपोज करूं, तो x वाली चीज है ना वो कहाँ मिलेगी ये पता नहीं अपन को, x वाली चीज है ना, इसको बढ़ते क्रम से जमाएंगे अपन, तो x को क्या बढ़ते क्रम रखेंगे अपन, उसका पता नहीं लगा सकते अपन, इसलिए समस्या सवाल इसमें मुश्किल आता है। हाँ, अवर्गीकृत बारंबार दे रखी होगी, उसमें समस्या सवाल मिल सकता है इसका। तो ये आपने कंप्लीट हो गया। जब केवल आंकड़े दे रखे हो तो दो कंडीशन मिलेगी आपको, तो जब आंकड़ों की संख्या सम हो और आंकड़ों की संख्या विषम हो, आंकड़ों की संख्या सम विषम होगी तब आपको फॉर्मूला लगेगा n + 1/2 पद का मान लिखना आपको, और ये आंकड़ों की संख्या सम है तो n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटा 2 देखना। इस प्रकार अपन सवाल हल किया। साथियों, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे वीडियो को पूरा लंबा करना है, लंबा करना जरूरी हो गया, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद भी कर दूंगा मैं, क्योंकि वीडियो आप पूरा देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन आती है जब अवर्गीकृत आंकड़े तथा अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी हो, अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी हो, इस प्रकार के सवाल आप करते हैं तो कैसे आपको मिलेगा, सवाल कैसा मिलेगा, अपन सवाल देखते हैं पहले। एक्स आई एफ आई, तो एक्स आई कुछ भी हो सकता है, मुझे हो सकती है, प्राप्तांक हो सकते हैं, अपन प्राप्तांक ले लेते हैं, उसको प्राप्तांक ले लेते हैं, ये प्राप्तांक ले लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी, कुछ भी ले लो आप, सपोज कर मैं इसको प्राप्तांक ले लिया, प्राप्तांक एक्स ही जाएगा, फिर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इस प्रकार से आपको ये हो गया एफ आई, 5 10 15 20 इस प्रकार से आपको सवाल दे दिया, और साथ में दे दिया बारंबारता, बारंबार दे दिया आपको 4 6 5
5। इस प्रकार से आपको बारंबारता देती है। इस सवाल को आपको करना है अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई। अपने दिमाग में रहेगा जब अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो तब आपको मध्य कैसे ज्ञात करना। वेरी सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सबसे आसान तरीका ये क्या होगा, एक अपने दिमाग में इरादा है, जो कैपिटल एन है उसको अपन सिग्मा एफ आई लिखते हैं, यानी सिग्मा एफ आई को अपन कैपिटल एन के बराबर अपन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऐसे सवाल मिलते हैं यदि जब अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता दे रखे हैं और आपको यदि मध्य ज्ञात करना है, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा दो आप कि यदि आपको मध्य ज्ञात करना और बारंबारता दे रखी है और मध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, सी है। सीएफ आपको ज्ञात करनी है आंख बंद करके। सीएफ कब ज्ञात करनी है, जब आपको मध्य ज्ञात करना है और बारंबारता दे रखी है। जब आपको बारंबारता दे रखी है और मध्य ज्ञात करना है तब आपको सीएफ ज्ञात करना है। सीएफ कैसे ज्ञात करनी है, सिंपल से बता देता हूं आपको। पहली बारंबारता को है जैसे रखना है, फिर आपको क्रॉस जोड़ना है 10, 15, 20। अब अपनी जो सीएफ है वो सही है कि नहीं है, वो अपने से निकले तो जानना है बारंबारता का योग कर दो, कितना आ रहा है 10, 10 और 20। सबसे अंतिम संचयी बारंबारता और बारंबारता योग सेम आता है तो अपने जो सीएफ निकाली वो सही है। तो सबसे पहले आपको यदि अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता दी गई हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीएफ ज्ञात करना है। यानी कि एक दिमाग में बिठा दो अपन कि जब आपको बारंबारता दे रखी है और मध्य ज्ञात करना है तो आपको आंख बंद करके पहले सीएफ ज्ञात करना है। सीएफ तो ज्ञात करना ही है, सीएफ ज्ञात कर दी, उसके बाद में क्या करना है, आपको n/2 का मान निकालना है। n/2 क्या है, 20/2, क्योंकि n का मान कितना है सिग्मा एफ 10। n/2 का मान निकालना है पहले, n का मान कितना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ का मान लिख दिया आपने 20/2 यानी 10 आ गया। फिर क्या करना है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता दी गई, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 15 है, तथा इसके सामने चर, 15 के सामने चर कौन सा है 15 है, अतः m बराबर 15, मध्य बराबर 15। बिल्कुल ही जी, मतलब एक चुटकी में सवाल हो गया। मतलब कि आपको 2 नंबर प्राप्त करने चुटकी में, ये 2 नंबर पूछा जाएगा प्रश्न। जो पहले सवाल में किया था अपन ने, जब केवल आंकड़े दे रखे हो, वो सवाल आपको 1 नंबर पूछा जाएगा। ये सवाल आपको 2 नंबर पूछा जाएगा जब अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता दी गई हो। ऐसा सवाल आपको 2 नंबर पूछा जाएगा। चुटकियों में सवाल कर दिए, क्या निकालना है आपको, पहले n/2 का मान निकालना है। n/2 का मान कितना है 10, फिर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता दी गई, 10 से बड़ी संचयी बारंबारता 15। 15 के सामने चर कौन सा है, क्योंकि एक दिमाग बिठाओ कि जो भी मध्यक है, समांतर माध्य है, बहुलक है, ये हमेशा चर में से आते हैं, x में से ही आएंगे। तो अब x कौन सा है, ये है ना, तो 15 के सामने चर कौन सा है 15 है, तो मध्य कौन सा हो गया 15। तो जब भी आपको जानना, जब भी आपको समांतर मध्य ज्ञात करना है और आपको बारंबारता दे रखी है तो सबसे पहले आपको सीएफ ज्ञात करना है और फिर n/2 ज्ञात करना है और फिर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। ये तो काम आपको जब बारंबारता दे रखी तब करना ही है। क्या करना है, सीएफ ज्ञात करनी है, n/2 ज्ञात करना है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, यहाँ तक करना है। उसके बाद में क्या अलग होगा, जब वर्गीकृत आंकड़े में बारंबारता दी गई हो उस कंडीशन में क्या अलग होगा वो अपन आगे करते हैं। ये सवाल आपके हो गया होगा। इस सवाल में भी आपको हमेशा जानना हो सकता है, समस्यात्मक सवाल पूछ ले, वो अगले वाले सवाल में पूछ सकते हैं, वो अपन इंक्लूड करेंगे इसमें।
वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई, तो अपना सवाल कैसा बनेगा? वर्ग अंतराल FI 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, इस प्रकार से हमको ये सवाल दे दिया। बारंबारता दे दिया आपको 3, 7, 5, इस प्रकार से आपको बारंबारता दे दी। और आपको पहले एक सवाल ज्ञात करना है, मध्य ज्ञात करना है। मध्य ज्ञात करना, जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो तो हमेशा जानना इसका फॉर्मूला है। जब आपको मध्य ज्ञात करना है और आपको वर्ग अंतराल वाला सवाल दे रखा है, तब इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाने से पहले n/2 का मान, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यहां तक बिल्कुल आपको वो का वो करना है जो पहले आपने किया है। उसके बाद की बात अलग है। सबसे पहले बात क्या होगी, मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको बारंबारता दे रखी है और बारंबारता दे रखी है और मध्य ज्ञात करना आपको, तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या निकालेंगे अपन? CF। मैंने क्या बताया आपको? CF निकालना। CF मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। कैसे निकालोगे आप संचयी बारंबारता? 3, फिर 3 में जोड़ दिए 10, 10 और 5 15, 15 और 7 17, इसका योग कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। बारंबारता अपनी सही, संचयी बारंबारता अपनी सही होगी। संचयी बारंबारता ज्ञात कर दी। उसके बाद में क्या बताया था? n/2 से मान निकालना है। n/2 का मान कितना हो गया? n/2 मान कितना? 17, 17/2, 17/2 मतलब 8.5। फिर निकला आपको n/2 बराबर 8.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सबसे बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 10 है तथा इसके सम्मुख, देखो इसके सम्मुख पहले क्या था? पहले वाली कंडीशन में क्या था? जब अवर्गीकृत आंकड़ों बारंबारता दे रखी थी, उस समय उसके सम्मुख क्या था? चर था। तो आप, मैंने क्या बताया अभी आपको, मध्यक हमेशा चर ही होगा, चर का मान ही हमेशा मध्यक होगा। तो उसके सामने ऑलरेडी एक सिंगल चर था तो मध्यक हो गया। अब इसके सम्मुख चर नहीं होगा, अब इसके सम्मुख क्या होगा? वर्ग अंतराल होगा। इसके सम्मुख वर्ग कौन सा है? 20 से 40 है, अतः मध्यक वर्ग 20 से 40 होगा। अब मध्यक वर्ग मिला हमको, मध्यक नहीं मिला है, इसका मतलब जो मध्यक होगा वो 20 और 30 के बीच में है। अब अपन सवाल करेंगे सूत्र से, और मध्यक यदि 20 और 30 के बीच में नहीं आ, 20 और 40 के बीच में नहीं आता है, इस मतलब अपने कैलकुलेशन कहीं गलत है। अब अपन सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र क्या है इसका? m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बट्टा F गुणा I। अब मैं आपको बता दूं L क्या है?
मध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। एल क्या है? मध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा है 20। एल का मान कितना है? 20। एल बराबर 20। n/2 का मान आपको पता है पहले 8.5। सी क्या है? सी है मध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता। मध्यक वर्ग कौन सा है? मध्यक वर्ग कौन सा है? ये। इससे ठीक पहले का वर्ग कौन सा है? ये। इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 3। तो सी का मान कितना हो गया? 3। अब क्या है? मध्यक वर्ग की बारंबारता 7। अब का मान कितना है? 7। अब इसमें मान तो रखना, करना क्या है? m का मान कितना हो गया? l का मान कितना है? 20। n/2 का मान कितना है? 8.5। c का मान कितना है? 3 बट्टा f का मान कितना है? 7 और i का मान कितना है? 20। i बराबर कितना है? 20। i क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा से निम्नतम सीमा घटा दो, वो क्या आएगा? वर्ग अंतराल। अब इसकी कैलकुलेशन करनी कैलकुलेशन करनी है तो मैं आपको, या बोर्ड पे आपको नहीं आ रही इसलिए कैलकुलेशन कर देते, अपन क्या करें? इसको मिटा देते, थोड़ा इस सवाल को मिटा देते पूरा अपन। कैलकुलेशन नहीं आ रही है या सवाल मिटा हुआ पूरा, तो जो m का मान होगा, m का जो मान होगा 20, 8.5 में गए तो ये हो जाएगा 5.5। 5.5 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? ये हो जाएगा 5.5 गुणा 20 बट्टा 7। m बराबर 20 प्लस 5.5 को 20 से गुणा किया तो 55 गुणा 2 कितने होंगे? 110। 11 यानी 110 हो जाएंगे। 110 बटा 7। m का मान हो जाएगा 20 प्लस 7 का 110 में दे दो एक बार। 7 के कितने होंगे? 7 एकम 7, पीछे बचे 4, 40, 7 के 5 35, 7 के 5 35, सॉरी 7 के 5 35, पीछे बचे 5, 7 और 50। m का मान हो जाएगा 35.7। तो देखो m का मान 20 और 30 के बीच आ रहा है। इसका मतलब अपना सवाल ये अपन ने मध्य ज्ञात कर दिया। किसे ज्ञात किया अपन ने? ये मध्य ज्ञात किया अपन ने जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई। तो मित्रों जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो तो आपको सूत्र लगाना है l प्लस n/2 माइनस c बटा f गुणा i। इसका सूत्र बता दिया मैंने। l जो है गोलक वर्ग, सॉरी मध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। मध्यक वर्ग आपको पहले ज्ञात हो जाएगा, तो मध्यक वर्ग की सीमा कितना? 20 है। n/2 का मान आपको 8.5 पहले ज्ञात करोगे आप। c का मान क्या है? मध्यक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता। f क्या है? मध्यक वर्ग की बारंबारता। i क्या है? वर्ग अंतराल। और वीडियो तो एंड तक बने रहे क्योंकि अभी भी अपने पास टॉपिक बाकी है, वो बाकी है बहुलक। अब मैं बताता हूं आपको कि ब्लूप्रिंट के आधार पर अपन ने जो डिस्कस किया था, 1 नंबर के सवाल जितने भी ज्यादा मिलेंगे आपको वो मिलेंगे जब केवल आंकड़े दिए गए हो। उस स्थिति में आपको 1 नंबर के सवाल मिलेंगे, जो बड़ी बहुलक का हो, बड़ी मध्यक का हो, बड़ी समांतर माध्यक का हो। 1 नंबर का सवाल आपको उसी में मिलेगा जब आपको केवल आंकड़े दो। 2 नंबर का सवाल आपको उसमें मिलेगा जब आपको अवर्गीकृत। 4 नंबर का सवाल मिलेगा आपको वो हमेशा वर्गीकृत आंकड़ों वाला सवाल ही आएगा। और ज्यादातर केस में आपके मध्यक वाला आता है या बहुलक वाला आता है। अब अपन बात करते हैं बहुलक की। बहुलक बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। वीडियो लंबा बनना है क्योंकि लंबा इसलिए बन रहा है कि अपने पास टॉपिक बहुत ज्यादा आज। मैं चाह रहा हूँ कि भी बोर्ड रिलेटेड है, बोर्ड रिलेटेड आप पूरा वीडियो एक भी क्लियर करें अपन, ताकि आपको जो भी क्वेरी है आपकी वो क्वेरी को अपन
इसमें दर्शा सके, कमेंट्स में लिख सके आप। कमेंट लिखने के बाद में आपको मैं ऑटोमेटिक इसमें मैं सॉल्व कर दूंगा वापस। अब अपन बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या है? बहुलक की वही कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, जब केवल आंकड़े दिए गए हो, जब केवल आंकड़े दिए गए हो, पहली कंडीशन पास होगी बहुलक की। बहुलक का मतलब होता है बहुलक, यानी कि बार बार लक, यानी बार बार आना। कोई भी आंकड़ा, कोई भी आलेख जो है वो बार बार आ रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, वो बहुलक है। यानी ज्यादा तादाद किसकी है, ज्यादा मात्रा किसकी है? भी मैं कह दूं आपको कि मेरे पास 10 लोटे हैं, 5 गिलास है और 6 कटोरी है, तो ज्यादा तादाद किसकी है? लोटों की है। तो बहुलक क्या हो गया? लोटा हो गया। ज्यादा तादाद जिसकी है, ज्यादा मात्रा जिसकी है, वो बहुलक है। तो उसमें बहुलक को बड़ी मध्य कोण बड़ी समांतरवादी को, इसमें आपको तीनों कंडीशन करनी है, जिसमें आपको केवल आंकड़े देखे होंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा बार बार। ये कंडीशन बताने का मेरा एक ही मकसद है कि सवाल बिल्कुल इजी बन जाएगा, सवाल को आसानी से अपन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अभी जो भी सवाल किया ना अपन, जब देखो आप अब जो भी सवाल किया अपन ने छुट्टियों में, यानी जितने बड़ा सवाल अपने पास था उसको अपन ने विदिन 2-3 मिनट में, 2 मिनट में अपन ने कर दिया, इसको 3 मिनट में कर दिया। तो आप यदि 15 सवाल करते हो और एक एक नंबर के सवाल 4 आते हैं, उसको आप 1-1 मिनट में सवाल में तो आधा मिनट में कर सकते हो आप। तो 15 सवाल के यदि नंबर है और 20 मिनट में आप पूरा कर लेते हो, तो भी आप आराम से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इसका सवाल कैसे बनेगा? सपोज करो 2 4 2 3 2 3 4 5 6 ये आंकड़े आपको दे दिए और कह दिया आपको इसका बहुलक याद करो। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे अधिक आंकड़ा, सबसे अधिक आंकड़ा 2 है, अतः बहुलक बराबर 2। बहुलक को हमेशा जेड से प्रदर्शित करते हैं। वैसे इसको लिखते हैं मोड। तीनों की स्पेलिंग, मीन की, मोड की, मीडियन की, हमेशा एम से शुरू होती है। बाकी समांतर माध्य को अपन करते हैं एक्स बार से, मीडियन को करते हैं अपन एम से, और बहुलक को हमेशा जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड का मान कितना है? क्योंकि सबसे ज्यादा कौन बार आया? 2 बार आया। 2 कितनी बार आया? 1 2 और 3 बार। तो देखिए सबसे अधिक आंकड़ा 2 आए हैं, अतः बहुलक कितना होगा? 2। अब वही कंडीशन जो समांतर माध्य वाले बता दिया, यदि यहां पर आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, एक बार आप सब दिमाग में अपन बिठा सकते हैं कि आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए और प्रकार कम है, तो उसको हमेशा बारंबारता से करेंगे। और बारंबारता कौन सी? अवर्गीकृत आंकड़ा और बारंबारता। और आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और प्रकार भी बहुत ज्यादा है, तो वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता रूप में करोगे आप, नहीं तो सवाल अपना गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें गिनने में टाइम लगेगा, हो सकता है अपन चूक हो जाए, बारंबारता वाले सवाल में अपने चूक नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल सवाल है, ये आपके 1 नंबर में आएगा, बिल्कुल 1 नंबर में आएगा। जब आपको आंकड़े दे रखे होंगे और आपको सीधा साफ देख कर बताना है कि बहुलक क्या होगा। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, हो सकता है शॉर्ट प्रश्न आता है। ऐसा करने के लिए आपको सबसे अधिक आंकड़ा 2 है, अर्थात बहुलक बराबर 2। और यदि आपको ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो सीधा आपको ऑब्जेक्टिव बनना है, ABC जो भी है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी कंडीशन आती है, वही कंडीशन जब अवर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई हो। वही कंडीशन सेम होगी। कंडीशन मैंने इसलिए बताई आपको, कंडीशन बताने का एकमात्र रीजन है कि आराम से सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको कोई कठिन नहीं हो। आपके अपने दिमाग में सिर्फ वो कंडीशन आएगी। जैसे ये कंडीशन, सपोज सवाल आ गया आपके पास, XI
ये सवाल आ गया अपने पास F। जैसे आपको दे दिया 4, 6, 8, 10 इस प्रकार आगे दे दिए, और आगे दे दिया आपको 8, 12, 15, 2 इस प्रकार दे दिया आपको। तो कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कंडीशन बताने का मतलब ये हो गया कि आपको ये सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन का है, तो आपके दिमाग वही कंडीशन आएगी, वही सूत्र आएगा, उसको करने का तरीका ही वही आएगा कि सर ने कैसे बताया था, उसको कैसे किस तरीके से अपन को करें। तो अपने दिमाग में सवाल ये आता है, तो अपने दिमाग में क्या आएगा? कुछ नहीं तो बोलो के, और बोलो में क्या है? अवर्ग की ताड़ बारंबार था। जब अवर्ग की ताड़ बारंबार आ रही है अपने पास, तो अपने दिमाग फट से एकदम फट से आएगा कि अपने पास कंडीशन कौन सी है? अवर्गीकृत और बारंबार दी गई है, और सीधा सूत्र बताना है। सर ने बताया था सूत्र लगाना है, सूत्र नहीं लगाना आपको। तो क्या करेंगे अपने पास? देखो, बारंबार का मतलब होता है उस आंकड़े का बार बार आना, और बोलक का मतलब क्या है? आंकड़ा अधिक बार आया वो बोलक है। तो यदि आपको अवर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता दे रखी है, तो जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक है वो बोलक है। जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक है ना वो बोलक है। इस आंकड़े की बारंबारता अधिक है 15, तो लिखेंगे कैसे इसको? सबसे बड़ी बारंबारता 15 है तथा इसके सामने चर 8 है, अतः बहुलक Z बराबर 8। सिंपल। इस प्रकार अपन ने मध्य ज्ञात किया था। मध्य में क्या देखा था? सबसे बड़ी संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता के सामने जो चर था वो क्या था? मध्यक था। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखना है। मध्यक में सबसे बड़ी संचयी बारंबारता देखना है n/2 से। कौन सी? n/2, सबसे बड़ी नहीं, n/2 से। वह n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखना है, और संचयी बारंबारता के सामने चर कौन सा है? वो मध्यक था। यहां पर क्या देखना है? सबसे बड़ी बारंबारता देखना है, और बारंबारता के सामने चर कौन सा है? वो बहुलक है। सिंपल, बिल्कुल चुटकियों में। बिल्कुल सिंपल हुआ नहीं हुआ? सिंपल कैसे हुआ? कि उसमें n/2 को मान देखना है, और n/2 का मान देखने पर आपके सामने चर कौन सा है? n/2 से सामने ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, और ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सामने चर कौन सा? वो मध्यक है। और यहाँ पर क्या देखना है? सबसे बड़ी बारंबारता देखना है। सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो चर होगा वो बहुलक होगा। दोनों सिंपल है ना? सिंपलिसिटी है दोनों में। इसलिए मैंने आपको ये आंकड़े के तरीके और ये वर्गीकृत आंकड़े है ना, आपको शर्तें बताई, कंडीशन बताई कि कौन सी कंडीशन का सवाल बन सकता है। वह अवर्गीकृत आंकड़े बारंबारता थी मध्यक में, तो क्या देखा था अपन ने? n/2 निकाला था। और यहाँ पर क्या निकाला अपन ने? सबसे बड़ी बारंबारता थी, बस n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख रहे थे, और संचयी बारंबारता के सामने जो चर था वो मध्यक था। यहाँ पर क्या देखेंगे? बहुलक का मतलब होता है बार बार आना, और बार बार कौन आएगा? सबसे अधिक बार जो आएगा वो बहुलक। और सबसे अधिक बार कैसे पता चलेगा? जिसकी बारंबारता अधिक है वो सबसे अधिक बार आया। तो इस प्रकार से आपको सिंपल तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। अब तीसरी बात आती है, जब वर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता दी गई है। जब वर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता दी गई हो तब इसका सूत्र है। मैं सूत्र बता दूं तो पहले आपको, फिर अपन सवाल देंगे। पहले अपन सूत्र की बात करते हैं, तो z का मान क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। अब आपको इस सूत्र का डिस्क्रिप्शन बता देता हूं मैं। F1 क्या है, फिर अपन बाद में बात करेंगे। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 है बहुलक वर्ग से
ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। फिर L है बोलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। फिर I है वर्ग अंतराल। एक बार वापस समझा दो। आपको जब आपको वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई होगी तब आपको बोलक ज्ञात करने का सूत्र है, सूत्र से ज्ञात होगा। अब सूत्र में आपको क्या क्या चाहिए वो अपन को सारणी से देखना है। पहले सूत्र में आपको क्या क्या दे रखा है वो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बता दूं कि वो है चीज क्या है। एल क्या है? बोलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। बोलक वर्ग कैसे मिलेगा वो अपन आगे देखेंगे। बोलक वर्ग मिलेगा सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे और सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो वर्ग होगा वो बोलक वर्ग होगा। जिस प्रकार आपने देखा था n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखी थी और ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सामने जो चर वर्ग था वो क्या था? मध्यक वर्ग था। वहां मध्यक वर्ग था, यहाँ बोलक की बात हो रही है तो बोलक वर्ग होगा। क्या देखेंगे? सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो वर्ग होगा वो होगा बोलक वर्ग। तो F1 क्या होगा? बोलक वर्ग की बारंबारता। F0 होगा बोलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। F2 होगा बोलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। L होगा बोलक वर्ग की न्यूनतम सीमा और I होगा वर्ग अंतराल जो बोलक वर्ग का होगा। कंप्लीट सूत्र का डिस्कशन आपको मालूम पड़ गया होगा। अब अपन सवाल लेते हैं। मैंने सूत्र पहले इसलिए लिया क्योंकि और सूत्र का डिस्कशन इसलिए लिया कि उस समय अपने पास बोर्ड पे थोड़ी जगह कम होगी, इसलिए अपन इसको सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। आपको बोलक में एक ही जानना है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या यह क्या होगा? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और एक मिनट और कोई 20 से 25। इसको ले 5, 15, 10, 7, 4। इस प्रकार से अपन ने सवाल आपको मिल गया। सवाल भी क्या है? प्राप्तांक देखो वर्ग के रूप में और विद्यार्थी संख्या मतलब बारंबारता। तो अपने दिमाग में आएगा कि आपको सवाल कैसी कंडीशन पे दे रखा है? वर्गीकृत आंकड़े और बारंबारता देखिए तो और बोलक ज्ञात करना है तो सीधा अपने दिमाग जाएगा सूत्र पे जाएगा। सूत्र क्या है? Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। ये सूत्र अपने पास है। अब सूत्र में आपको चाहिए कि L, F1, F0 ये सब चाहिए आपको। अब ये सब चाहिए इसलिए मतलब क्या होगा? L क्या है? बोलक वर्ग की न्यूनतम सीमा। F1 क्या है? बोलक वर्ग की बारंबारता। इसलिए आपको सबसे पहले बोलक वर्ग चाहिए। बोलक वर्ग मिल जाएगा तो आपको ये सब आसानी मिल जाएंगे क्योंकि F1 क्या है? बोलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बोलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग। तो बोलक वर्ग मिलेगा तभी तो ठीक पहले के वर्ग मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बोलक वर्ग ज्ञात करना है और बोलक वर्ग कैसे ज्ञात होंगे? सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है।
सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 15, और इसके सामने वर्ग कौन सा है? 5 से 10। ये बोलो पर यह देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता 15 है तथा इसके सामने वर्ग 5 से 10 है। इसके सामने वर्ग कौन सा है? 5 से 10 है। अतः बहुलक वर्ग 5 से 10 होगा। बहुलक वर्ग क्या हो गया? 5 से 10। और बहुलक वर्ग आपको मिल गया तो आसानी मिल जाएगी क्योंकि सब बहुलक वर्ग के आधार पर ही है। तब इस कंडीशन में क्या होगा? L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। ये क्या हो जाएगा? F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। L का मान F1 का मान 15, F0 का मान 5, F2 का मान 10 और I का मान 5। I का मान कितना है? 5। रखेंगे अपन क्योंकि बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0, तो आप इसको भले आप सवाल में इस प्रकार लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी समझ सके और आसानी से आप उसको सवाल को पुट कर सके। तो Z का मान कितना हो जाएगा? L का मान 5, F1 का मान कितना है? 15, F0 का मान 5, F0 का मान 5, 2 गुणा F1 का मान 15, F0 का मान 5, F2 का मान 10 और गुणा I का मान है 5। तो Z का मान कितना हो जाएगा? 5 प्लस ये हो गया 10, ऊपर हो गया 50, 5 15 में 5 के 10, 10 गुणा 5 कितने? 50। ये हो गया 15 30, 30 में से 15 गए तो 15 रह गए। तो Z का मान हो जाएगा 5 प्लस 15 का भाग 45 पे कितनी बार गया? 3, पीछे बचे 5, वापस 3 बार, 3.3 बार। ये हो जाएगा 5 3 8, 8.3। इस प्रकार से 45 5 बचेंगे पीछे तो 8, Z का मान कितना आ गया? 8.3। वो क्या है? 5 और 10 के बीच में। यानी जब भी आपका जो बहुलक है, मध्यक है, बहुलक यदि वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है, जब भी आपको बहुलक ज्ञात करना है या मध्यक ज्ञात करना है, जो भी आपका बहुलक और मध्यक आता है वो उस वर्ग के बीच में आना चाहिए। यदि बहुलक वर्ग आपके पास 5 से 10 आया तो जो बहुलक आएगा वो 5 और 10 के बीच में आएगा। मध्यक वर्ग यदि 5 और 10 के बीच आया तो जो मध्यक आएगा वो 5 और 10 के बीच में आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको शायद ये सब चीज समझ में आ गई होगी, सब कंडीशन समझ में आ गई होगी। ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आप पे आने वाली बोर्ड सीरीज आपको आसानी से आप तक पहुंच सके और मुझे आप प्रेरणा स्रोत की तरह से, एक मोटिवेशन की तरह आप मुझे गाइड करें और मुझे आप कमेंट कर बताएं कि सर आपने वीडियो में ये नहीं सम्मिलित किया, तो मैं आने वाले वीडियो में आपको इस प्रकार से सम्मिलित करूं ताकि आपको आसानी से बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, आपने वीडियो वॉच किया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।